नमस्ते क्लास, आगे बढ़ते हैं हम लोग। होपफुली आप सारे वीडियो को आपस में कनेक्ट करके देख रहे होंगे। थोड़ा थोड़ा देखा कीजिए, नोट्स हमेशा बना के रखिए। जब नया वीडियो देखना होता है तो पहले पुराने नोट्स को लाइनअप में पढ़ लीजिए, फिर देखिए इसके साथ। तो हम लोग बात कर रहे थे क्रेडिट अच्छा है या बुरा है। इस पे दो कहानियाँ चली हैं, सलीम की और स्वप्ना की। इनको आप किताबों में आंसर्स के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि क्रेडिट के जो बेसिस हैं, आखिर कौन कौन से बेसिस पे क्रेडिट दे सकते हैं। उस पे 4C के बारे में बात हुई: कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर, कैपेसिटी टू रीपे, कैपिटल एंड एसेट्स। फिर बातें हुई टर्म्स ऑफ क्रेडिट कि कौन कौन से टर्म्स होते हैं, मोड ऑफ रीपेमेंट, कब पैसा आप वापस देंगे और कैसे देंगे। नंबर 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना पैसे आप उस पर रेट इंटरेस्ट देने वाले हैं। नंबर 3, कोलैटरल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डिफिनेशन में लिखा जा चुका है। सिक्योरिटी समझिए, गिरवी रखने के लिए सामान समझिए। एंड नंबर 4, सब चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन डन। और आगे बात करते हैं हम लोग, तो कौन कौन हैं जो आपको क्रेडिट दे सकते हैं। क्रेडिट देने वाले कई सारे लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, मनी लेंडर करके भी आप एक सिंगल वर्ड बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर ट्रेडर्स होते हैं। मनी लेंडर की कहानी भी आप अपने मन से नरेट कर सकते हैं, कई फिल्मों में आपने देखा है, उसे आप नरेट कर दीजिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट करके। एग्रीकल्चर ट्रेडर्स वो सेठ थे जो थोड़े कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं, लेकिन वो थोड़ा कंडीशंस लगा देते हैं जिससे किसान का प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है। ठीक। नंबर 3, बैंक आता है जो कम देता है, लेकिन सब लोग ले नहीं पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? इसलिए नहीं ले पाते हैं कि बैंक आपके सामने एक बेसिक सा रिक्वायरमेंट खोजेगा। कोलैटरल जो हमने पढ़ा टर्म्स ऑफ क्रेडिट में, कि क्या आपके पास संपत्ति है। कई सारे किसानों के पास ये चीज़ नहीं होती है। कई सारे लोगों के पास कोलेट्रल नहीं होने के कारण वो बैंक से पैसा नहीं ले पाते हैं। अब बैंक से पैसा नहीं ले, किसी और से ले, तो काफ़ी ज़्यादा डेब्ट ट्रैप में फंसने का भी चांसेस हो जाता है। तो इसी को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए शुरुआत का एक कॉमन सेंस रहा। कई सारे लोगों ने आपस में मिलकर एक संस्था बना लिया, एक सोसाइटी बना लिया, कोऑपरेटिव, साथ मिलकर काम करने का बना लिया। तो ये लोग, कुछ लोगों का सम मेंबर्स, कुछ लोगों ने मिलके पैसा बटोर के एक जगह पर रख लिया और वो सारे पैसा उसी मेंबर्स के बीच में वो काम कर लगे। समझिएगा, कल को जाके यही कोऑपरेटिव सोसाइटी थोड़ा स्ट्रांग हो जाए तो इट कन्वर्टेड इनटू बैंक। मतलब बहुत काफ़ी रफ भाषा में हम आपको बता रहे हैं डिफरेंसेस के रूप में कि कोऑपरेटिव बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी में थोड़ा अंतर होता है। ठीक। आपका क्लास 10th का लेवल है, आगे जाके कुछ पढ़ना वढ़ना है नहीं, एक हल्का सा क्लैरिटी रखिए कि यही स्ट्रांग होगा तो बैंक कहलाएगा। सोसाइटी सिर्फ अपने मेंबर के बीच में काम करता है, सिर्फ मेंबर के ही पैसे को डिपॉजिट के रूप में लेगा। कोई अदर लोग आके जो मेंबर नहीं है उस सोसाइटी के, उसमें पैसा नहीं जमा कर सकते हैं, ना ही वो उसमें से पैसा निकाल सकते हैं, ना ही हमारा ये सोसाइटी कोई चेक इशू करता है। चेक तो बैंक इशू करेगा ना, जिससे कहीं पे भी चल जाए। सोसाइटी तो कुछ लोगों का है। ठीक। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक जो आपको दिखते होंगे मार्केट में, उसमें किसी भी डिपॉजिटर्स का पैसा लिया जा सकता है, कोई भी जाकर उसमें पैसा डाल सकता है। ठीक। सभी कंडीशंस को फुलफिल करता है तो पैसा उससे ले भी सकता है क्रेडिट के रूप में। ठीक। अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हुए, समझाते हुए। चेक भी इशू कर सकता है कोऑपरेटिव बैंक। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम उसे बोल रहे हैं, हम बोल देते हैं, आप कॉपी करके नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे अपने मन से बोलेंगे, क्या कितना बोलेंगे, अपने मन से बना लीजिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा एक कॉर्पोरेशंस ऑफ सम मेंबर्स हैं जो बिजनेसेस करते हैं अपने में ही। ठीक। दे डू बिजनेसेस विथ ईच अदर विथ ओनली मेंबर्स। ओनली मेंबर्स कैन डिपॉजिट मनी इन दिस सोसाइटी and only members can withdraw, take a credit from this society. Important, cooperative society does not issue the check। और ये सभी घुमा दीजिएगा, ना कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? कोऑपरेटिव बैंक। आप चाहे तो अपने कॉपी में कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक के बीच में डिफरेंस लिख सकते हैं। अब आइए, इसी से मिलता, यहाँ तक अपना हो गया, वो कौन कौन से दे सकते हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक वर्ड जो कि आपके बुक में लास्ट में गया है, हम अभी लेके आ जाते हैं।
बहुत पहले की बात है, कुछ औरतों ने मिलकर ऐसा काम करने को सोचा कि जब कोई हमारा नहीं सुन रहा है, ठीक, बैंक वाले घुसने नहीं दे रहे बैंक में, लाला का मुंह देखकर मूड खराब हो जाता है, तो उन लोगों ने अपना हेल्प करना, खुद का हेल्प करने का सोचा। स्वयं सहायता, खुद की सहायता करने के लिए उन लोगों ने ग्रुप बनाया। इसका नाम दिया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG ग्रुप्स। कई सारे औरतों ने मिलकर इसको बनाना स्टार्ट किया। ये थोड़ा सा पढ़ना है। सीन्स लाइक ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। शुरुआत में बातें करते हैं, कुछ औरतों ने मिलकर कुछ कुछ पैसे बटोर के रख लिए। अब पहले किसी एक औरत का मन, किसी का मन करता था कि कुछ पार्टी करना है, हमको 10,000 रुपया चाहिए, 1,000 रुपया चाहिए, 5,000 रुपया चाहिए। अब वो देने वाले हमारे पास कोई नहीं है। तो ये किसी को लगा होगा बहुत पहले कि वो पार्टी नहीं कर सकी थी, तो ये दुख अपने मन में रखे हुए उसके बाद उसने घूम घूम के गांव में घूम के गांव के लोगों से मिल कर कुछ औरतों को बटोर लिया और उन्हें अपना एक ग्रुप बनाया कि चलो कल को भविष्य में किसी और औरत को मन करेगा पार्टी करने का, तो वो ऐसे ही मन मार के नहीं बैठेगी, उनकी सहायता हम लोग खुद करेंगे। चलिए 5-6 औरतें आपस में मिल चुकी हैं, कुछ बटोर के जहाँ से उनके पास मिलता होगा बटोर के रखना शुरू किए। होते होते उस संस्था में 5,000 रुपया 10,000 रुपया बटरा के रखा हुआ है। अब किसी के मन में आज हमें पार्टी करना है, हमें 5,000 रुपये चाहिए, तो वो अपने संस्था में जाती हैं। 20 लोग संस्था है, 10,000 रुपया आ चुका है, तो उससे 5,000 रुपये मांग लेती हैं। 5,000 रुपये दे दिया गया उसको, वो जाके जो करना है पार्टी शार्टी कर ले, जब लौटाना हो तो लौटा देगी आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ। लेकिन 5,000 लेके गई है, 5,000 ही दे देगी, तो उससे संस्था का विकास नहीं है, फ्यूचर नहीं है। जहाँ ग्रोथ नहीं है वहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। तो फ्यूचरिस्टिक बनने के लिए वो लोग थोड़ा सा 5,000 प्लस 100 रुपये दे देना, 200 रुपये दे देना, ठीक। कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा उसके लिए, आपको मारेगा धमकाएगा हड़काएगा नहीं, ठीक। तो आप 100 रुपये देंगे, तो ऐसे 100 रुपये करते 5-6 साल में एक्स्ट्रा पैसा भी जमा हो सकता है। पार्टी की थी तो 100 रुपये एक्स्ट्रा देगी नहीं, दे सकती है, ठीक। तो ऐसे करते बढ़िया सा ग्रुप बन गया, औरतें जुड़ने लगी। एक और पार्टी कर ली होगी तो पूरे गांव के औरतों के मन में ओहो कैसे पार्टी कर ली भाई, पैसा कहाँ से उसको आया, तो पता चला होगा स्कीम के बारे में। सब लोग धीरे धीरे जुड़ना स्टार्ट कर दिए। किसी ने रजिस्टर बना लिया होगा कि इन्होंने इतना पैसा दिया है, उसके हिसाब से पैसा उनको देने का क्षमता निकाला जाएगा। अब अपने संस्था में डाला 100 रुपया, मुँह उठा के चले आए कि हमको 5,000 रुपये दो ना, ऐसे नहीं चलेगा। तो बहुत सारा टेक्निकल लगा कर एक ग्रुप बन गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप। और कुछ औरतें आपस में मिलजुल कर पैसा वगैरह बटोरना, एवरीथिंग करना स्टार्ट कर दी, ठीक। अब वो ग्रुप स्वयं की सहायता के लिए, हिंदी में स्वयं सहायता ग्रुप कहते हैं, अपनी सहायता के लिए होने लगा, नो प्रॉब्लम। इसका एक और बेनिफिट, ये तो पैसा के बारे में बात हो गया। अब पैसा जैसे जैसे बढ़ने लगेगा, 5,000 में 100 रुपये ऐड की थी ना वो पार्टी देने वाली औरत, फिर होते बहुत सारा पैसा जब हो जाएगा, तो हमारे पास अगर पैसा हो गया बहुत सारा, एक स्ट्रॉन्ग मनी हो गया, तो अगर बैंक से अप्रोच किया जाए तो कुछ बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी सपोर्ट करते हैं। वो पैसे को ही एज ए कोलेटरल अपने पास रख लेंगे, कौन, बैंक, और उस SHG को और पैसा उसके ऊपर दे सकते हैं। ये पूरा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, ठीक। जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा उतना ज़्यादा वो हेल्प कर सकेंगे अपने ही मेंबर को। जो फीमेल हैं उनको काम करने के लिए कुछ पैसा चाहिए कि कुछ छोटा मोटा इंडस्ट्री वगैरह, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिठाना हो, तो उससे हेल्प हो सकता है। ये एक हो गया पूरा पैसे की बात। इसमें एक और समझिए क्वेश्चन पूछ गया SHG। अब क्वेश्चन पूछता है SHG के और क्या लाभ है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि बार बार मीटिंग करना होता है। बिहार सरकार जीविका नाम का एक संस्था चलाता है जो SHG को खूब हेल्प करता है। बिहार सरकार की तरफ से खुद कुछ सर्टेन अमाउंट से शुरुआत कर जाता है, सरकार ही दे देता है। जीविका नाम का संस्था है, वो जाता है औरतों को 5-10 को बटोर लेता है, किसी को लीडर बना देता है, कहता है ये लो 50,000 रुपये, इससे तुम शुरुआत करो और लोगों को जोड़ो, उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करो और इसको अमाउंट को बहुत बड़ा बनाओ और आपस में ही हेल्प करते चलो। किसी को जब ज़रूरतें पड़ती हैं तब उनको देना शुरू करो और इस संस्था को बढ़ा के दिखाओ, ठीक।
ये एक पॉइंट होगा। दूसरा बात, जब पैसा बटोरने की बात होती है तो वो छोटे छोटे मीटिंग करते हैं, उसमें बहुत सारी औरतें आके बैठती हैं। औरतें चुपचाप आकर जब बैठेंगे नहीं, खिसा का गप गप सब तो सब होते रहता है, ये बात वो बात, ऐसा बात वैसा बात, पूरा पंचायती होता है। समझो इतने सारे लोग जब बैठे होंगे, बहुत सारी बातें निकल के सामने आती है, तो उनका मीटिंग, उनका ग्रुप एक सोशल प्लेटफॉर्म भी देता है, एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कई औरतें आके बैठती हैं और अपना अपना बात रखती हैं। ठीक, जो दबे कुचले से हैं, जो घुटे घुटे से हैं, जिनके मन में बहुत सारी बातें रह गई हैं, वो सब वहाँ रखते हैं। कुछ उन सभी औरतों में कोई होशियार होंगे, वो कुछ बातें बता सकते हैं, वो सुनकर वो उससे ग्रोथ कर सकें। हेल्थ क्या होता है, न्यूट्रिशंस क्या होता है, कैसे खाना खाना चाहिए, साफ़ सफाई का कितना इम्पॉर्टेंस है, वो सब बैठ के वहाँ पे बातें होती हैं, वो लोग सीखते हैं एक दूसरे से। सोशल प्लेटफॉर्म उनको मिलता है जो उनको हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, बहुत सारी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं जिनको नहीं करना चाहिए, उनके बारे में बात होता है। कुछ शराब पीता है कोई तो उससे कितना हार्म है, कितना तकलीफ़ें हुई हैं, कहानियाँ लोग सुनाते हैं, उससे से लोग प्रेरित होते हैं। कोई डोमेस्टिक वायलेंस गाँवों में तो खूब चलता है कि हस्बैंड आया, वाइफ को अंदर रूम में भर पेट पीट रहा है, ठीक, वो अंदर फोड़ा जाती है, बाहर निकलती है तो मेरा पति ही सब कुछ है, कुछ बोलती नहीं है। एक बात होता है कि जब कोई गलती करता है और उस बात को दबा के रखा जाए तो गलती करने वालों को ज़्यादा एहसास नहीं होता है। अंदर पिटा रही हैं, आगे कुछ बोल नहीं रही हैं, तो किसी को क्या पड़ा है कुछ भी मदद करने के लिए? कोई सामने से मदद करने के लिए हाथ भी नहीं बढ़ाएगा, किसी के चेहरे को देख के नहीं लगेगा कि ये घर से पिटा के चली आ रही है, ठीक। लेकिन अगर वो आके सामने रोती, कोई मार खाता है तो चिल्लाता कहला है, रोता कहला है। रोता इसलिए है कि लोग सुने और हेल्प करें। वो मांग नहीं रहा लेकिन हेल्प करें। तो जब एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ बैठे हैं बहुत सारी औरतें, तो बैठ कर सब बातें करेंगी। हो सकता है कोई औरत कहे कि मेरा हस्बैंड तो बहुत मारता है, मुझको बहुत तकलीफ है, तो सब औरतों को आपस में कुछ होगा ना मोटिवेशन वगैरह, जाएंगे घर पे जाए कहेंगे भाई देख क्या मार रहे हो भाई, सब बात अच्छी बात नहीं है, ठीक। एक बार समझा देंगे, नहीं समझाएंगे, नहीं समझ पाएगा तो उसके बाद से तो नारी शक्ति जिंदाबाद अपने अपने हिसाब से। तो काफ़ी सारे डोमेस्टिक वायलेंसेस को भी कम करने का इससे काफ़ी हेल्प मिलता है। सरकार के नज़र में काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव से के रूप में चलाया भी जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक। इसको कई जगहों पे इस्तेमाल करने की कोशिश होती है। हम आपको थोड़ा सा लिखवा देते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। कॉपी खोलेंगे, फटाफट लिखेंगे इसको, लिखिएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप डैश। क्यों बनाया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप? क्यों 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 नहीं वो औरत जिसको पार्टी करना था 5,000 रुपये का चली जाती सीधे बैंक में उठकर कि बैंक मैनेजर 5,000 मुझे दो, आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट, भगा ही देता वहाँ से। क्यों? उसके पास रखने को, गिरवी रखने को कुछ नहीं है, ठीक, गिरवी रखने को कुछ है नहीं, वैल्यूएबल चीज़ नहीं है। तो इस गिरवी वाले चीज़ को, इस कोलेट्रल को, इस सिक्योरिटी मनी को, इस कैपिटल एसेट्स के ही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया गया था और SHG बनाया गया है। लिखिएगा डैश देकर, हम फटाफट बोलते हैं, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। हम बोलते हैं टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल ऑफ कोलैटरल, टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल ऑफ कोलैटरल, कॉमा SHG is formed in which 15 to 20 members usually belonging to one neighborhood, comma, who meet meet and save regularly as a one fund. Paragraph change. If any member needs some money, then SHG lend money to them at low interest rate. Full stop. If this group shows regular saving, then they will be eligible for loan from bank. Full stop. Paragraph change. This group facilitate a local social platform in which they can discuss and solve some social issues like health,
कॉमा न्यूट्रिशन, कॉमा डोमेस्टिक वायलेंस एटसेट्रा। डन। ठीक, तो यहां तक हो गए, एकदम काफी करीब आ चुके हैं, समाप्त करने के लिए आ चुके हैं कि आप क्रेडिट के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं हम लोग। ठीक, सभी प्लस माइनस की बात कर चुके हैं। लास्ट पॉइंट बात करते हैं, चैप्टर समाप्त होने वाला है। क्या पूरे चैप्टर को पढ़ के आपको ऐसा लग रहा होगा कि पैसा अगर किसी को ज़रूरत के समय पे मिल जाता है तो उससे वो काफ़ी अपने को ग्रोथ कर सकता है। काफ़ी ज़रूरी है कि जो क्रेडिट है वो हमें ईजिली अवेलेबल हो, अफोर्डेबल हो, कन्वीनियंट हो, जिससे हम एज ए नॉर्मल पर्सन, एज ए कॉमन मैन हम ग्रो कर सकें। तो एक और कंसेप्ट के रूप, लास्ट कंसेप्ट के रूप में लिखा जाए, हेडिंग दीजिएगा, मतलब एक पॉइंट लिख रहे हैं, स्टेटमेंट लिख रहे हैं, जिसको एलोबरेट कर देंगे कि चीप, सस्ता, हल्का, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, लिखना है इस बात को, लिखिए, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट। हम बढ़ेंगे तो कंट्री बढ़ेगा। ठीक, फॉर द कंट्री डेवलपमेंट, नो प्रॉब्लम। चलिए लास्ट कंसेप्ट कि ये बात सर ऐसे ही बोल दिए। आइए हम अभी थोड़ा समय पहले, नहीं दिख रहा होगा आपको, क्रेडिट सेक्टर इन इंडिया, क्रेडिट सेक्टर इन इंडिया की बात करते हैं। ठीक, कौन कौन से क्रेडिट सेक्टर इंडिया में है अभी हम पढ़ के बैठे हैं कि व्हाट आर द सेक्टर्स, मतलब कहाँ कहाँ से पैसा मिलेगा। हम पूरे को, मतलब ये भी एक क्वेश्चनेबल पॉइंट में बनता है कि कितने तरह के सेक्टर हैं इंडिया में फॉर गिविंग क्रेडिट। तो एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। आप ऑर्गेनाइज्ड और नॉन ऑर्गेनाइज्ड भी कह सकते हैं। फॉर्मल में आपके सामने आ जाता है बैंक, कोऑपरेटिव, आप सोसाइटी कह लें या बैंक भी कह सकते हैं। इनफॉर्मल में क्या आता है, इनफॉर्मल में आ जाते हैं मेन विलेन मनी लेंडर, और वो भी जो भी लिखे थे हम लोग, एम्प्लॉयर वगैरह वगैरह, दिस दैट सब कुछ। ठीक है, हम डिफरेंस बनाना स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है। तो बैंक जो है वो अंडर गाइडलाइन ऑफ आरबीआई चलता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन से। सोसाइटी की जगह पे हम जब बैंक लिखेंगे तो वो आरबीआई के अंडर चलने लगेगा, सोसाइटी रहेगा तो वो आरबीआई के अंतर्गत नहीं चलता है। ठीक, फिर भी लिख सकते हैं, अभी फॉर्मल बना सकते हैं इसको। सर्टेन नियम कानून से आरबीआई चलता है, और इसमें क्या लिखेंगे, नो गाइडलाइन, कोई गाइडलाइन नहीं है। मनी लेंडर जो पैसा देता है उसके ऊपर ये कुछ नहीं है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, इधर लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, इधर रिलेटिवली मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, इधर विथ कोलैटरल रहेगा, मतलब हम आपको डिफरेंस बता रहे हैं, और इधर जनरली विदाउट कोलैटरल रहेगा। सब समझिएगा इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जब तक कोलैटरल दिखाओगे नहीं तो बैंक नहीं देगा कुछ आपको। उस स्टोरी में भी बात की गई थी जहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर ट्रेडर्स और बैंक की बात किए थे। अरुण अमित की कुछ कहानियाँ हैं, हम नाम नहीं बोले लेकिन कहानी पूरा सुना दिए हैं। ठीक, यहाँ पर किसी के मन में एक सवाल आया कि सर क्या इस मनी लेंडर को कोलेटरल बिना वो दे रहा है पैसा, जब ये दे रहा है तो ये क्यों नहीं दे रहा है? समझिएगा, इसको ना भरोसा नहीं है, तो इसको भरोसा कहाँ से आ गया? ठीक, समझिए कंसेप्ट। मनी लेंडर जो बिना कोलेटरल का उसको पैसा दे रहा है ना, इसीलिए तो वो ज़्यादा चार्ज कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और क्यों दे रहा है ना, क्योंकि उसको पर्सनल बिलीफ है, पर्सनल कॉन्फिडेंस है उसको कि ये जो रामलाल हैं जो पैसा लेने हमसे आए हैं, रामू काका,
रामू काका घर वो देखता है, वहाँ पे सामने तो है। कल को पैसा लेके भागेगा, कहाँ भागेगा? भागेगा तो उसे ज़मीन ले लेंगे। ठीक, रोज जाता है, मिलता है जुलता है, सामने से दिखाई दे रहा है, रोज 4 आदमी के साथ जाएगा, 2-2 घंटा मार चला आएगा रोज। वो अपने पुराने फिल्म में वही सब होता है ना, तो वो पर्सनली उसको जानता है, तो उस जानने पर ही वो उसको पैसा दे रहा है। कल को जाकर इससे जो पैसा लिए हुए हैं जाकर कोर्ट कचहरी नहीं कर सकता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं कर सकता है। ठीक, कोई नियम कानून तो है ही नहीं, आप लेते वक्त आप ही अग्री किए होंगे, ध्यान रहेगा। एक और सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब आपको लग रहा होगा पढ़ के समझ के कि इनसे पैसा लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है, इससे लेंगे तो कम बेनिफिट है, लेकिन कीजिएगा दुर्भाग्य समझिए अपने देश का कि जो पुअर पीपल हैं फॉर क्रेडिट, वो गरीब लोग इसी को अप्रोच करते हैं और इसमें डेब्ट ट्रैप का पूरा टेंशन है। और जो रिच पीपल हैं वो पूरा इसको बैंक को करते हैं अप्रोच, जिसमें पूरा बेनिफिट मिलने का चांस होता है। ठीक, ये काफ़ी दुर्भाग्य वाला बात है, जबकि उल्टा होना चाहिए था ना, इनको मिलना चाहिए था वहाँ से। इसी को समझाने के लिए आपका बुक, आप इसको लिख लीजिएगा पॉज करके, आपका बुक एक छोटा सा लास्ट कंसेप्ट, 2 मिनट समय दीजिए हमको, लास्ट कंसेप्ट की एक सुनते होंगे कि आज के दौर में अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। उसके लिए एनसीईआरटी ने आपके बुक में इस बात को चार्ट के रूप में दिखाया गया है। सबको इतना तो समझ ही गया होगा कि फॉर्मल सेक्टर से अगर पैसा लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है, राइट? ये तो समझ ही रहे होंगे, बैंक से पैसा लेंगे तो उतना तकलीफ नहीं होगा और मनी लेंडर से लेंगे तो तकलीफ होगा। आइए जरा देखते हैं आपका एनसीईआरटी डाटा के थ्रू क्या बताना चाहता है। पुअर हाउस होल्ड, एकदम गरीब लोग, बेचारे बीपीएल वाले, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, जिनके पास घर भी नहीं है, झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं। इतना बारिश में तो बेचारे पता नहीं कहाँ रहे होंगे, काँप रहे होंगे। अचानक से गर्मी में काँपने का मौसम आ गया है, सर्दी खांसी हो भी जाए तो बताएगा कोई नहीं, बहुत टेंशन चल रहा है। ठीक, अगर किताब की बात करें, हम डाटा देखें तो डाटा में देता है, बुक में लिखता है अबाउट 15% को फॉर्मल यानी बैंक दे रहा है, 85 मेजॉरिटी कहाँ से ले रहा है? इनफॉर्मल से। यहाँ तो एक मसला समझ में आ रहा है कि मेजॉरिटी ले रहा है तो बेचारा डेब्ट ट्रैप में तो फंसेगा ही, कर्ज के जाल में फंसेगा ही, एक्सप्लॉयटेशन तो होगा ही, लाला आके अपने आदमी के साथ पीटेगा ही। लाला वर्ड ऐसी कह रहे हैं, ठीक, कोई ले नहीं लेगा, नॉर्मल। ठीक, सवाल किसी मन में यह, सर जो गरीब टाइप के हैं, भिखारी टाइप के हैं, उनको बैंक पैसे कैसे दे देगा? बैंक फॉर्मल, ये सवाल होता है। 15% भी सर क्यों? 0 लिखो, 0 सर, नहीं। यहाँ कुछ गवर्नमेंट के थ्रू स्कीम निकलते हैं, गवर्नमेंट निकालता है स्कीम कि कुछ बीपीएल लोगों को इतना पैसा मिलना चाहिए, सरकार निकालता है तभी मिलता है। निकालता बहुत सारा है, पता नहीं किसको किसको मिल जाता है। जो अच्छे लोग होते हैं वो लोग भी बीपीएल बन जाते हैं पैसा लेने के लिए। फिर भी जो मन में सवाल आया कि सर ये 15% वाला पैसा कहाँ से, 15% पैसा कैसे ले लेगा पुअर? तो ये गवर्नमेंट के स्कीम की योजना के तहत उनको मिलता है। एक नॉर्मल हाउस होल्ड की बात करते हैं, मतलब घर और है, 1 मंजिला घर है उसके पास, मिडिल क्लास फैमिली वाले पे जाते हैं तो बुक लिखता है कि अबाउट 47%, 53%, ये बीच के। मिडिल क्लास वाला तो समझता ही नहीं है, उसको तो समझ में आता ही नहीं है कि वो क्या है। एकदम बीपीएल वाले हैं तो उनको पता है कि भाई हम बेकार हैं, गरीब पड़े हुए हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। जो सुपर अमीर हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। मिडिल क्लास वाले को समझ नहीं आता है कि कभी कभी वो अपने आप को गरीब समझ लगते हैं, कभी कभी अपने आप को अमीर समझ लगते हैं। तो ये लगभग बराबर, इसमें कोई टेंशन नहीं है, बराबरी भी चल रहा है, नो प्रॉब्लम। और बात करते हैं वेल ऑफ हाउस होल्ड। ये हैं अपने शहर के अमीर लोग, अपने शहर के सोना चांदी वाला दुकान के लोग, ठीक, महंगे सामान, घर पे घर हैं, 2-4 घर हैं उनके पास, स्कॉर्पियो है 3-4, मोटरसाइकिल वगैरह सब कुछ है, हेलमेट नहीं है लेकिन, ठीक, ये सभी है, ठीक, इनके पास। इनको देखा जाए तो ये इनको लोन कहाँ से मिलता है ज़्यादातर? तो बुक बोलता है लगभग मैक्सिमम इधर से मिलता है,
थोड़े अपने दोस्त यार से ले लेते हैं, ज़्यादा मिला ना इनको, अमीर आदमी है, हम सुपर रिच की बात कर रहे हैं, सुपर रिच अंबानी अडानी और लोग भी हैं, टाटा बिरला भी हैं, ठीक। इन लोगों की बात करें 90% फॉर्मल से और 10% इनफॉर्मल से। ध्यान दीजिए, एक सवाल यहाँ पर भी आ सकता है, सर अंबानी को कौन बैंक मना कर देगा पैसा देने के लिए? समझ रहे होंगे, बहुत लोगों को मना कर रहा है बैंक पैसा देने के लिए, जो बैंक का पैसा ले लेते हैं, बैंक का पैसा वापस नहीं करते हैं, तो बैंक उसे ब्लैक लिस्टेड कर देता है, उनको नहीं देगा। हाँ, उनको अगर ज़रूरत है तो किसी इनफॉर्मल सोर्स से पैसा ले लेते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर था, कुछ सुविधाएं दी गई थी, यहाँ पे कुछ रोकी गई हैं, ध्यान रहेगा। इस चार्ट को सिंपल सा बात देख लिया जाए कि फॉर्मल सेक्टर से जो पैसा लेगा उसको बेनिफिट के चांसेस ज़्यादा है, जहाँ पे आपको वो कहानी सुनाया गया था कि एग्रीकल्चर ट्रेडर से जो पैसा लेते हैं उसमें, और बैंक से जो पैसा लेते हैं उसमें बेनिफिट ज़्यादा बैंक वाले से होता है। तो यहाँ तो आपको दिख रहा होगा कि फॉर्मल सेक्टर से पैसा ज़्यादा लेने वाले कौन हैं? अमीर लोग हैं, अमीर, सुपर अमीर, और उससे बेनिफिट उनको और ज़्यादा होगा तो ये और इंक्रीज़ करेंगे। और जो गरीब हैं, इनका तो बेचारे हैं, गरीब हैं, ये कम लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से, ज़्यादा लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से, तो उनका प्रॉफिट का रेशियो कम होता है, ये और पीछे जाएंगे, ये और पीछे जाएंगे, ये और ऊपर आएंगे, बीच का फासला बढ़ता जाएगा, अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। इसको इकोनॉमिकली हम बुक के थ्रू इस बात को दिखा सकते हैं, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ठीक। तो इस टेबल को भी आप बना सकते हैं, इसके ऊपर चाहे इसके नीचे लिख सकते हैं कि पुअर बिकम्स पुअरर एंड रिच बिकम्स रिचर। तो होपफुली आपको एक पहला चैप्टर कंप्लीट समझ में आया होगा, काफ़ी मेहनत हुआ है, और यकीन कीजिएगा 3 दिन का ही क्लास चलाए हैं हम आपके लिए, ठीक। पहला दिन का तोड़ के बनाया गया, तो 3 दिन का क्लासेस हैं। आप इसको पूरा नोट्स बना लीजिए, उसको एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन बना लीजिए, उसके अलावा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन जाता है, एक छोटा सा समरी के रूप में आपकी कॉपी में पड़ जाता है, बहुत है आपके लिए, ठीक। करके देखिए, मज़ा आएगा। और एक दिन कल ख़त्म कीजिए, आज ख़त्म कीजिए, और कल आप बैठिए और खुद अपने मन से एक समरी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। हर 10 दिन के बाद से आप अपने ही नोट्स पर बेस्ड एक समरी लिखेंगे, तो आफ्टर 2 और 4 अटेम्प्ट आपने एक ऐसा समरी लिख देना है जो आपके दिमाग में छप जाएगा, और जब भी एग्ज़ाम होगा तो मनी और क्रेडिट को पढ़ने के लिए 5 मिनट का समय लगेगा, मात्र 5 मिनट, ठीक। तो एक चैप्टर समाप्त होता है, आपका रिस्पांस काफ़ी अवेटेड रहेगा, आपके रिस्पांस मिलने से हम लोग को एनर्जी मिलता है, हम उस पर काम करेंगे, और भी नए वीडियोस अपलोड करने का ट्राई किया जाएगा। क्लियर कट बता रहे हैं हम आपको, वीडियो अपलोड करना छोड़ेंगे नहीं, ठीक। काफ़ी हम भी बोर हो रहे हैं, आप इसके थ्रू भी थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है कि कोई मेरा बात सुन रहा है, कितने दिनों से हो गया किसी को बोले सुने सुनाए हुए, ठीक। तो बहुत है, एक चैप्टर कंप्लीट होता है, होपफुली ये भी आज लोड हो जाएगा, ठीक। 3 वीडियो लोड कर देते हैं आज आपको, क्या कल लोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं हम लोग कल, जाइए घर।